नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 बजे होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है जहां कल शपथ समारोह होगा। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों की भूमिका क्या होगी। टीडीपी और जेडीयू के कितने सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही सब ये भी जानना चाहते हैं कि यूपी के कोटे के कितने मंत्री बनाए जाएंगे। पिछली बार यूपी से 12 मंत्री थे, जिनमें से 7 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी के मंत्रियों का कोटा भी कम हो सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में 8 से 10 चेहरों को जगह हालांकि मिल सकती है। मोदी इस बार उन इलाकों और उस वर्ग के चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं जहां बीजेपी कमजोर हुई है या जिस समुदाय का वोट भाजपा से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की छाप देखने को मिल सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि जो 4 मंत्री चुनाव जीते हैं उनमें से सभी को क्या रिपीट किया जाएगा, और सबकी नजरें इस बात पर भी हैं कि आखिर नए मंत्री कौन कौन होंगे। एनडीए के घटक दल के नेताओं का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो सवाल बहुत हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार 2.0 में यूपी के मंत्रियों की अच्छी खासी फौज थी। यूपी कोटे से 12 मंत्री मोदी 2.0 में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में 12 में से 7 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके। कयासों के मुताबिक यूपी से मोदी सरकार 3.0 में यूपी से 8 से 10 चेहरों को जगह मिल सकती है। इस बार उन इलाकों और उस वर्ग के चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है जहां बीजेपी कमजोर हुई है या जिस समुदाय का वोट बीजेपी से छिटका है। मोदी कैबिनेट में पश्चिम और पूर्वांचल से 4-4 चेहरों को जगह मिल सकती है। अवध और ब्रज क्षेत्र से 1-1 चेहरों को मौका मिल सकता है। जातीय समीकरण साधने के लिए नाराज बताए जा रहे ओबीसी समुदाय से 5, 2 दलित, 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत चेहरे को मौका मिल सकता है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में यूपी से जिन चेहरों की दावेदारी लग रही है उनमें राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, महेश शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, प्रवीण पटेल, अनूप वाल्मीकि, विनोद कुमार बिंद प्रमुख हैं। नई कैबिनेट में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को जगह मिलना तय माना जा रहा है। पिछली सरकार में महिला मंत्रियों में स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और अपना दल की अनुप्रिया पटेल थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महिलाएं यूपी से चुनकर संसद पहुंची हैं, अनुप्रिया पटेल और हेमा मालिनी। इसीलिए अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है इसके मुताबिक सबको साधना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार गठबंधन के साथियों को सम्मानीय हिस्से की जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल वैसे तस्वीर साफ होगी, लेकिन चर्चा जारी है कि उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री इस बार बनाया जा सकते, किस जाति किस क्षेत्रीय समीकरण को साध सकती है बीजेपी, और सहयोगी दलों की भूमिका मोदी 3.0 गवर्नमेंट में क्या होगी। इस पर बातचीत करने के लिए आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे, पुनीत पाठक प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं, परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आनंद दुबे साहब आपसे। इस बार तो मंत्रियों की संख्या जो थी उत्तर प्रदेश के कोटे से, उनमें से ज्यादातर मंत्री 7 मंत्री हार गए, सांसदों की संख्या भी घट गई। तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो भूमिका केंद्र सरकार में थी पहले 12 मंत्रियों की और खुद प्रधानमंत्री को जोड़ रहे तो 13, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका थोड़ी कम हो जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश से स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद, लखनऊ से आदरणीय हमारे राजनाथ जी विदेश के रक्षा मंत्री, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो पहले से ही हमारी सरकार में भरपूर है। और
आगे कौन मंत्री बनेगा, किस राज्य की कितनी उसमें प्रतिनिधित्व होगा, क्या समीकरण होगा, इस बार हमारी सरकार जो है वो एनडीए की सरकार जो हमारे गठबंधन के साथी भी उसमें, तो कौन होगा, उसकी संख्या क्या होगी, उसकी भूमिका क्या होगी, इन सारी चीजों का फैसला एनडीए का हमारा जो कुनबा है वो करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। और मंत्रियों की जहां तक बात होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो कहां से कितने लोगों को मंत्री बनाएंगे, किन राज्यों से कितने लोगों को बनाएंगे, ये सारी चीजें फोरम में तय होती है। इसलिए यहाँ कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो पहले से ही सरकार में बढ़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो वाराणसी से सांसद। ठीक है, आनंद दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई इस वक्त इस पूरे मसले पर बोलना बहुत मुश्किल है। पुनीत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त दी है सीट के हिसाब से, ठीक है, हालांकि संख्या सीट के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन जो लक्ष्य था उसके हिसाब से आप लोगों ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका आपको लगता है क्या कि मंत्रियों के संख्या के लिहाज से इस बार कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश की भागीदारी? देखिए, अब किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं मंत्री बनाना है, ये तो सरकार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कई लोगों ने समझौता ही मंत्री बनने के लिए और मलाई खाने के लिए किया था, तो उन लोगों को जरूर ही मंत्री पद का उपहार मिलेगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी नई सरकार बन रही है वो उत्तर प्रदेश के विषय में भी सोचे, यहाँ की भलाई के विषय में सोचे, युवाओं के पेपर लीक के बारे में सोचे, किसानों के जो बकाया है उसके बारे में सोचे, उनकी बेहतरी के लिए काम करे। हमारा तो यही संदेश होगा अगली सरकार को कि नई सरकार बना रहे हैं, अच्छा लक्ष्य लेके चले और कैसा करते हैं काम, उसके आधार पे हम लोग फिर जनता के बीच में जाएंगे। पिछले 10 सालों के काम के आधार पे जनता के बीच में गए और जनता ने हमारी बातों को सही माना, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। तो हम लोग आगे भी उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसा काम करेगी उन्हीं को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से जनता के बीच में जाएंगे। अभी इसके बाद अगला चुनाव विधानसभा का होने वाला है, अभी 3 साल का समय है। भाजपा को बैठ के अपना विचार करना चाहिए कि उन लोगों ने क्या काम किया और फिर क्या लेके जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, रोहित अग्रवाल साहब, ऐसा लग रहा है कि पुनीत जी कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई आप समझौता ही किया मंत्री पद के लिए, ये आपके लिए तो कमेंट नहीं था। रोहित जी, विपक्ष की स्थिति ये हो गई है कि वो हारता है तब भी जश्न मनाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो विपक्ष में ही है। वो पिछले 10 साल तक विपक्ष में था, आगे भी विपक्ष में, परंतु वो निरंतर जश्न मना रहा है। इस तरीके के कटाक्ष करना, टीका टिप्पणी करना, भाई कुंठा तो होगी ही, भाई दर्द तो होगा ही। जब जनता आपको चुन नहीं रही, उतने नंबर नहीं दे रही कि आप सत्ता में बैठ पाए, अपने युवराज को जिनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, अब वो बन नहीं पा रहे प्रधानमंत्री, तो भाई दर्द तो होना ही है। तो भाई ये दर्द तो अभी बहुत लंबा चलना है, इस दर्द का तो कोई इलाज नहीं है। देखिए, एनडीए को बहुमत मिला है और एनडीए ही चुनाव में गया था। एनडीए क्या है? एनडीए एक प्री पोल अलायंस के तहत बना हुआ संगठन है जिसने ये चाहा था कि देश की तरक्की के लिए हम सब आगे आए और एनडीए को कहीं ना कहीं जनता ने बहुमत भी दिया, एनडीए की सरकार बन गई। पर विपक्ष निरंतर अपनी नकारात्मक राजनीति को दिखाते हुए टीका टिप्पणी करता है। वो ये देखता है कि साहब किसको कहां पे जगह मिली, किसको कहां जगह नहीं मिली। चलिए रोहित जी, मैं मूल सवाल पर आ जाता हूं। चलिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया। रोहित जी, मैं मूल सवाल पे आ जाता हूं। क्या पश्चिम से जो कहा जा रहा है, हमारा असेसमेंट ये कहता है कि पश्चिम से 4 मंत्री हो सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में। मैं ये जानना चाहता हूं, इन 4 मंत्रियों में से एक आपके नेता का भी नाम होगा, जयंत चौधरी का भी नाम होगा? देखिए, ऐसा है, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो मेहनत की है इस चुनाव में हम सबके सामने है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से 16 सांसद बन के आए हैं एनडीए के। तो हमने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अनसहयोगी दल थे वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं दिला पाए एनडीए को, परंतु माननीय जयंत चौधरी जी ने 60 रैलियां की, 16 रोड शो किए और निरंतर जनता के अंदर, जो किसानों के अंदर विश्वास जगाया, जो युवाओं के अंदर विश्वास जगाया एनडीए के प्रति, जो महिलाओं के अंदर विश्वास जगाया। और माननीय जयंत चौधरी जी एक युवा नेता है, एक पढ़े लिखे नेता है। उनकी स्वीकार्यता देश के युवाओं में है, उनकी स्वीकार्यता देश के किसानों में है और माननीय जयंत चौधरी जी का एक बड़ा विजन है सामने देश के,
तो इसलिए ये हमारे कार्यकर्ताओं की जरूर एक ख्वाहिश है कि माननीय जयंत चौधरी जी को मंत्री बनाया जाए, परंतु ये हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, क्योंकि ये देश की ठीक है, कार्यकर्ताओं नेताओं की चाहत है। मैं लौटता हूं रोहित जी, लौटता हूं आपके पास। परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। परवीन जी, बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या है, और जब मंत्रिमंडल को लेकर विचार चल रहा होगा, चूंकि कल रात में बहुत देर तक मीटिंग चलती रही, जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे, तो क्या चल रहा होगा, क्या चुनौतियां बीजेपी के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, और किस आधार पर मंत्रियों का चयन बीजेपी, कल जब तस्वीर साफ होगी, वो तस्वीर तो साफ होगी तब, लेकिन किस आधार पर मंत्रियों को चुना गया होगा? देखिए साहब, ये पहली बार नहीं होगा कि कोई गठबंधन की सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी। 1984 के बाद 2014 में पहली बार कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है, और तभी भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का लंबा विजन था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, वो एनडीए खेमे को साथ लेकर चले। 2014 में भी, 2019 में भी, और 24 से पहले भी वो साथ ही लेकर चले थे। तो ये एक अच्छा, मेरे हिसाब से एक दूरदर्शी निर्णय था जो उनका काम में आ रहा। अब रही बात बंटवारे की मंत्रालयों को, तो देखिए जितने भी लोग घटक दल साथ में लगे हुए हैं, उन लोगों की अपना राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें भी अगर वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि अच्छा मंत्रालय उनके पास है, जिससे अपने राज्य को, अपने क्षेत्र के लोगों को वो संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो इस नाते से थोड़ी मुझे लगता है ये हेल्दी खींचतान होती है, जो होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है, क्योंकि हर एक, जैसे नीतीश कुमार है, वो पहले ही चाह रहे हैं कि बिहार को कुछ स्पेशल स्टेटस मिले, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी कुछ चाहेंगे, जयंत चौधरी भी चाहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ अलग हटकर हो। तो ये हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है, और जिसका हमें देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा कोई खींचतान का नहीं है। ये हो क्या रहा है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत होती है कि ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि यहाँ पे तो झगड़ा मचा हुआ है भाई, ये तो मंत्रालयों के लिए हो रहा है कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये फलाना होगा ठिकाना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। कि मनमोहन सिंह जी ने यूपीए की सरकार 10 साल चलाई थी, तो गठबंधन में ही चलाई थी। लालू जी तब उसमें रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे। क्या बड़ी बात हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, इसलिए कोई खींचतान नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दिए। भुवन साहब, आपको आवाज आ रही होगी, आपको भी लग रहा है क्या कि गठबंधन जो है, गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार जो है, उसमें खींचतान मची हुई है कुर्सी को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के? हालांकि ऐसी कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। कल जब मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ होगी, तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश की कौन सी तस्वीर आप देख पाएंगे? देखिए, जैसा कि पता है आपको कि 2014 और 2019 में इस देश की जनता ने बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी की सरकार चुनी गई, मोदी सरकार चुनी गई। लेकिन 2024 का जो मैंडेट है वो एनडीए को मैंडेट है, बीजेपी को नहीं है, और ना ही मोदी जी को मैंडेट है। ये बात क्लियर है, दोनों में अंतर है, क्योंकि 272 के जादुई आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे है। तो निश्चित तौर पे ये तो इनको तय करना है, और हम लोगों को जो विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए भुवन साहब 272 के आंकड़े के पीछे विपक्ष क्यों पड़ा हुआ है, और बीजेपी की सीटें कम हुई 240 हो गई, तो इसमें आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए? क्योंकि 1999 से तो भाई कॉलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, और कोई भी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाया था। इस बार बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए सिर्फ ये है कि वो अकेले मेजोरिटी में नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, पिछले जो सुखद अनुभव है विपक्ष के लिए वो ये है कि पिछले जब से ये सरकार बनने की कामयाबी सुनी है, जब से 4 जून को रिजल्ट आया है, एक शब्द में राजनीतिक गलियारों में उछाल आया है, और वो गलियारों में उछाल आया एनडीए शब्द में, और गिरावट आई है राजनीतिक शेयर में, एक मोदी शब्द की गिरावट आने का काम हुआ है। हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, सरकार बनाने की एनडीए की जिम्मेदारी है। हम लोग मुख्य विपक्षी दल बन के आए हैं उत्तर प्रदेश का, और इंडिया प्रमुख दल है, पूरा गठबंधन हमारा, और हम लोग जो जन सरोकार के मुद्दे में सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम लोग किसी प्रकार की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। हम लोग सरकार जिनकी जो मैंडेट है उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से देश देख पा रहा है कि किस प्रकार चुनी हुई सरकारों को, एमपी को, एमएलए को खरीदने का काम कौन से लोग कर रहे हैं। तो देश जानता है, देश इसी विचारधारा के साथ गया कि ऐसे लोगों को सीटें कम करने का काम करा, जो लोग सरकार एमएलए खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रही है, चुनी हुई सरकारें गिना रहे, और ऐसे लोगों को मौका देने का काम करा जिनसे उनसे आशा है। इंडिया गठबंधन से देश को आशा है, और हमें जो मैंडेट मिला है मुख्य विपक्षी दल के क्या दिया है, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आनंद दुबे साहब, ये भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है एनडीए शब्द की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या
जब आप लोग क्लियर मेजोरिटी में थे, 303 सांसद थे, तो क्या आपने 2 सांसद वाले पार्टी को भी तो आप लोगों ने मंत्री बनाया, तो क्या तब एनडीए के घटक दलों को क्या आपने कमतर आंका था? ये सवाल शायद पूछना चाहते भुवन भास्कर जोशी, मैंने स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया। देखिए, गठबंधन को धर्म का नाम अगर किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, और हमने कई पार्टियों के साथ अटल जी के समय में सफलतापूर्वक सरकार चला के देखा और देश को दिखाया। इसके बाद 2014 में जब हम पूर्ण बहुमत में आए और 2019 में भी जब हम पूर्ण बहुमत में आए, उसके बावजूद भी हमने अपने एनडीए के सहयोगियों को पूरा सम्मान दिया, उनको मंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, जो हमारे सहयोगी हैं वो भी मंत्री हैं। तो हमने कभी सम्मान उनका कम नहीं किया, ना कभी उनको दूर किया अपने से। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। अभी आप देखते जाइए, एक बार हमारी सरकार बन जाएगी, चलने लगेगी, जनता की सेवा होती रहेगी, तो ये लोग अपने आप धीरे धीरे खुद ही टूट जाएंगे। आपने देखा होगा चुनाव से पहले या मध्य प्रदेश चुनाव में किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्हीं लोगों ने किया था। और लगातार ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव जी के साथ जो है वो हर बार कोई जुड़ता है, हर बार छोड़ के चला जाता है। तो ये लोग करते हैं, किसी की गाड़ी छीन लेते हैं, किसी को भगा देते हैं, किसी को अपमानित कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मजबूती के साथ लगी हुई है और हम लगातार जनता की सेवा का काम करते रहेंगे। एक बात जो बार बार आ रही है कि देखिए, जो गठबंधन बना था प्री पोल अलायंस था, और उस गठबंधन के जो नेता थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया और देश की जनता ने एनडीए को बहुमत दी। आपने इंडिया गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन बनाया, उसके बाद आप गए जनता के बीच और जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ठीक है, आप कहीं सफल हो गए, लेकिन बहुत से राज्यों की मैं बात करूंगा तो कांग्रेस शून्य है, खाता नहीं खुला, बड़े बड़े राज्य। ठीक है। तो भुवन साहब, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, कहा यह गया कि भाई इस जीत में सामाजिक समीकरण को आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से साध लिया, तो आपको लगता है कि मंत्रिमंडल की जो तस्वीर सामने आएगी उसमें सामाजिक समीकरण को हर वर्ग को, हालांकि पिछले बार भी कहा गया था हर वर्ग को मौका दिया गया है, क्षेत्रीय समीकरण को बीजेपी ने साधा है, इस बार आपको क्या खास दिखाई दे सकता है? जल्दी से छोटा सा कमेंट, फिर मैं कांग्रेस के पुनीत जी के पास जाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे डायनामिक लीडर माननीय अखिलेश यादव जी की और पीडीए प्लस इंडिया, और हम लोगों ने जो बात शुरू से कही थी, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों में से युवा, किसान और महिलाएं हमारे पीडीए प्लस इंडिया के साथ खड़े हो गए। ये सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है पुनीत साहब, ठीक है, हम सरकार की बात करें, लेकिन विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार विपक्ष को देश की जनता ने थोड़ा मजबूत किया है, विपक्ष जनता की आवाज उठा सके मजबूत किया है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, यह तस्वीर कब तक साफ होगी? राहुल गांधी क्या इस पद को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे? कांग्रेस के नेता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड, अपने पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन सोनिया जी का चुनाव हुआ और निश्चित रूप से विपक्ष के नेता का भी चुनाव जल्दी ही हो जाएगा। देखिए, विपक्ष ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा इस बार। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार बोल रही थी कि इनका समन्वय नहीं है, इनका गठबंधन नहीं है, तो विपक्ष ने दिखाया कैसे कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या जहां जहां जरूरत पड़ी, पंजाब में, हम दिल्ली में, जहां भी हमें जरूरत पड़ी, बंगाल में, जो हमने अपनी तरफ से, बिहार में पूरी कोशिश की कि गठबंधन के दलों का हम लोग सहयोग करें और हम इसका प्रभाव भी जनता में देखा, कैसे चुनावों में जनता ने दिल खोल के हमें वोट दिया। और इस बार असली चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि राहुल गांधी बनेंगे नहीं बनेंगे तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। परवीर जी, बहुत कम शब्दों में मैं जवाब जानना चाहता हूं उस पर। मैं एक आखिरी पॉइंट बस अपनी जल्दी से असली चुनौती नरेंद्र मोदी जी के सामने, क्योंकि पहली बार वो कोई ऐसी सरकार का नेतृत्व करेंगे जिसमें वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। ठीक है, इसी चुनौती पर मैं सवाल है, परमवीर जी, कोई चुनौती आपको दिखाई देती है क्या सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने? देखिए, चुनौती मोदी सरकार के सामने कोई नहीं है और मेरी शुभकामना है कि 5 साल सरकार जरूर चलनी चाहिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और दिनकर जी की पंक्तियां हैं, जटिल है प्रश्न यदि उत्तर भी उत्तम आएगा, हो रहा है संघर्ष अगर हृदय भेदी तो जीत का हुंकार भी गगन भेदी हो जाएगा।
सरकार 5 साल चले, देश का विकास हो, सारे समाज का विकास हो, यही ऐसी आशाओं के साथ सरकार को चलने देना चाहिए। इसके बीच में रास्ते में रोड़े अटकाना ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर रात 7:15 बजे शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन सा व्यक्ति शामिल होगा, संभावित मंत्रियों की सूची हमने आपके सामने रखी है। कौन वाकई में वहां पर शपथ ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।